हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और आज जबरदस्त अपडेट के बारे में बात करेंगे। जी हां, आपको पता ही होगा, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया है और फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वहां पर बन चुकी है। मतलब गठन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार उनकी बनेगी, ये तय हो गया है। उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। जी हाँ, ये सुपर पावर का चुनाव था, क्योंकि अमेरिका पूरा वर्ल्ड का सुपर पावर है और अमेरिका चुनाव का असर पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। इंडिया पर भी पड़ेगा और वर्ल्ड में पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। आप देखेंगे शेयर बाजार की क्या स्थिति है, किस प्रकार शेयर बाजार अभी अपने उच्चतम कह सकता स्तर को छू चुका है। भारत की बात करें या अमेरिका की या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, हर जगह शेयर मार्केट में उछाल आया हुआ है। तो जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, जो इसको मैंने टाइटल दिया सुपर पावर, जी हाँ, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर है, उसका चुनाव हो गया। तो कैसे होती है वोटिंग, कैसे चुना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति, इसके बारे में देखेंगे। कैसे होता है अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव, पूरा डिटेल्स में समझेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे। और इसलिए समझेंगे क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप पीटी दें, मेंस दें या फिर यूजीसी नेट दें, जहां भी करंट अफेयर्स का स्कोप बचता है ना, वहां यहाँ पर ये प्रश्न आ जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको फिर अलग सेशन हम लोग कर लेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है ना, भारत पर क्या असर होगा, विश्व पर क्या असर होगा, डोनाल्ड ट्रंप जीतने से क्या फायदा होगा या क्या लॉस होगा, और अगर कमला हैरिस जीती तो क्या इंडिया को फायदा होता और क्या लॉस होता। इन सभी मैटर्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आपको पता होगा इस बार यूएस के इलेक्शन में इन दोनों के बीच टक्कर था, है ना, डोनाल्ड ट्रंप और आपका कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो इलेक्शन अभी चला, इन दोनों के बीच टक्कर। दोनों अलग अलग अपने पार्टियां हैं दोनों का। एक जैसे आपके डोनाल्ड ट्रंप, इनकी पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन। इनकी पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन। इनकी पार्टी है रिपब्लिकन और इनका पार्टी है आपका डेमोक्रेट। इनका पार्टी है रिपब्लिकन और इनका है डेमोक्रेट। और आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में सरकार था ना, इन्हीं के पार्टी के थे। और जो बाइडन यहाँ के अभी प्रेसिडेंट थे और वो इसी पार्टी की थी। लेकिन वो कह सकते एक प्रकार से उनको समझ में आ गया, उनको थोड़ा भूलने की बीमारी भी हो गई। तो आप जान रहे हैं बहुत सारे वाकया उनके साथ हुए कि बोलने कुछ जाते थे, कुछ बोल देते थे और काफी ज्यादा उनका एज हो गया था। तो जब देखा कि वहां अमेरिकी चुनाव में, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, टीवी डिबेट्स होता, वो पिछड़ रहे थे, इसके कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और कमला हैरिस जो कि वहां का वाइस प्रेसिडेंट रही, वाइस प्रेसिडेंट थी पिछले कार्यकाल में, उपराष्ट्रपति, उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि कमला हैरिस हार चुकी है और क्यों हारी इस पर भी बात करेंगे, ट्रंप क्यों जीते, क्या कारण रहा उस पर भी बात करेंगे। और आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण से चीज आपको मिल रहा है। यहाँ पे एलिफेंट देख रहे हैं, यहाँ पे एस देख रहे हैं, है ना, हाथी और गधा। तो इनका जो चुनाव चिन्ह है रिपब्लिकन का, वो क्या है, हाथी है, और इनका जो है वो गधा है। यानी हाथी और गधे के बीच टक्कर था, बाजी किसने मारी, हाथी ने मारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके पहले आप ये जान लें, राष्ट्रपति का जो अमेरिका में चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति चुनाव वहां कौन लड़ सकता है ना, उम्मीदवार जो होता है वो कौन बन सकता है, तो उम्मीदवार के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे भारत में भी हर एक पद के लिए योग्यता होती है ना, तो वहां भी है कि राष्ट्रपति आखिर कौन बन सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, चुनाव लड़ने वाले का जन्म स्थान अमेरिका होना चाहिए, है ना, आपका जन्म अमेरिका में ही हुआ हो, पहला शर्त है। दूसरा, उम्र 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। 35 वर्ष अगर से कम उम्र है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 14 साल तक अमेरिका में रहा होना चाहिए। कम से कम वो 14 साल तक अमेरिका में रहे हो। ये 3 योग्यता उनके अंदर अगर है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। और चुनाव में कैसे भाग लेता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं हम लोग, क्या है पूरी इसकी प्रक्रिया। और इसकी पूरी प्रक्रिया को देखें ना, हम लोग 4 स्टेप में इसको बांट सकते हैं। यही 4 स्टेप में आपको समझना है। अगर आप कहीं राइटिंग भी लिखना है, ये 4 स्टेप को आप याद कर लीजिए। ये 4 स्टेप में अमेरिकी राष्ट्रपति
पद का चुनाव होता है और इसीलिए ये चुनाव काफी लंबा खींचा जाता है। लगभग पूरी प्रक्रिया होने में साल भर लग जाता है ना। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक आने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। तो पहला स्टेप होता है प्राइमरीज और कॉकस। प्राइमरी और कॉकस, इसको हम लोग फिर समझेंगे आगे क्या है। दूसरा होता है नेशनल कन्वेंशन। तीसरा होता है जनरल इलेक्शन और लास्ट में जो अंतिम होता है इलेक्टोरल कॉलेज। अभी इलेक्टोरल कॉलेज का वोटिंग हो गया और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को पछाड़ दिया और अमेरिका में फिर से रिपब्लिक पार्टी की सरकार बनती दिख रही है ना। बन ही गई समझिए, बस उसका फॉर्मेशन होना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे प्राइमरी एंड कॉकस क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी एंड कॉकस क्या होता है। तो आप प्राइमरी और कॉकस पे हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइमरी क्या होता है, कॉकस क्या होता है। देखिए ये क्या होता है ना, अमेरिका में भी जिस प्रकार भारत में बहुत सारे दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, अमेरिका में बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे। तो राष्ट्रपति बनने का इच्छा सब में है। जैसे यहाँ बीजेपी है, इंडिया में कांग्रेस है, तो बीजेपी से हम लोग किसको, नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के रूप में देखते हैं। उसी तरह कांग्रेस में राहुल गांधी को देखा जाता है। यहाँ पे क्या है ना, हमने वो बन जाते हो, पार्टी पर उनका प्रभुत्व है। उस प्रकार का कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं है ना। पार्टी किसे कैंडिडेट बनाएगी इसका कोई कह सकते हैं परमानेंट यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम नहीं है भारत में, भारत के राजनीतिक दलों में, लेकिन वहां पर है। और मतलब पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा इसको निर्धारित करने के लिए 2 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पार्टी लेवल की ये चीज है, रिपब्लिक का उम्मीदवार कौन होगा, डेमोक्रेटिक का उम्मीदवार कौन होगा, इन प्रक्रियाओं के साथ उसी का डिस्कशन मतलब डिसाइड होता है। बस ये पार्टी लेवल से पहले लोग लड़के निकलते हैं, मतलब लोकतंत्र इसी को पहले वो पार्टी लेवल से लोकतांत्रिक जीत हासिल करते हैं। हम पार्टी के जंग को जीत चुके हैं, है ना। पार्टियां वहां भी बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से जो लीडिंग पार्टी है ना वो 2 है, रिपब्लिकन और दूसरा डेमोक्रेटिक। तो ये 2 पार्टियां मुख्य है, बाद बाकी बिल्कुल नगण्य तरह है ना, नगण्य की तरह। उनका कोई भी वजूद वहां पर नहीं है, कभी नहीं रहा है। 2 ही पार्टियां लगता है कि द्विदलीय वहां पर है व्यवस्था, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां भी बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। तो प्राइमरी और कॉकस सिस्टम क्या है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्राइमरी चुनाव होता है और एक कॉकस चुनाव होता है। ये पार्टी लेवल पे होता है कि हम पार्टी के जंग को जीते। एक पार्टी में बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बहुत सारे पॉपुलर लोग होते हैं और सभी चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति बने, है ना, सभी चाहते हैं हम राष्ट्रपति बने। तो वहां पर उनके पार्टी के बीच में ही चुनाव होता है। ठीक है, उनके पार्टी की अगर राज्य में सरकार है तो राज्य में राज्य सरकारें चुनती है। राज्य सरकार कैसे चुनती है, ये सारे प्रोसेस है। ठीक है, जिसे प्राइमरी वाला जो प्रोसेस है उसमें राज्य सरकार क्या करती है, प्राइमरी वाला जो प्रोसेस है उसमें राज्य सरकार क्या करती है कि राज्य सरकार इसमें खुले या बंद रूप से चुनाव करा सकता है अपनी पार्टी लेवल पर। ठीक है, खुले रूप से चुनाव होगा तो उसमें पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनता भी मतदान करेगी। तो देखिए अधिकतर पार्टी के समर्थक ही मतदान करते हैं, लेकिन अगर उनको और लोकतांत्रिक लाना है, खुला रूप से करना है, इसमें जनता को भी भाग लेने का अवसर मिलता है। लेकिन जनता को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वहां पर कि आप डेमोक्रेटिक हैं या रिपब्लिक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक तरह से समझिए कि वो भी पार्टी के समर्थक, जब हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया कि हम डेमोक्रेटिक के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप डेमोक्रेटिक के ही वोटर हैं, आपको डेमोक्रेटिक का ही पार्टी का मेंबर माना जाएगा। तो इस प्रकार पार्टी लेवल से मतदान कराता है। अगर बंद रूप से मतदान होता है तो सिर्फ पार्टी से जुड़े समर्थक ही उम्मीदवार के लिए वोटिंग करते हैं। अगर खुले रूप से हुआ तो आम जनता जिसको रजिस्ट्रेशन करके मेंबर बना के वोट दिया जाता है, और अगर बंद रूप में होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टी के ही जो इससे जुड़े हुए लोग हैं पुराने, वही वोटिंग करेंगे। इसी को कहते हैं प्राइमरी चुनाव। यहां से पहले मान लीजिए एक पार्टी में 5 लोग हैं, पांचों चाहते हैं हम राष्ट्रपति बने, तो पांचों में से किसी एक को चुना जाता है। ये मान लीजिए दोनों पार्टी से, अगर इस यही प्रक्रिया दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर करती है, दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर करती है, दोनों अपने अपने उम्मीदवारों को प्राइमरी चुनाव के माध्यम से आगे आगे बढ़ाती है राष्ट्रपति के लिए। और दूसरा होता है कॉकस सिस्टम। इसमें क्या होता है ना, यह चुनाव भी पार्टी की तरफ से कराए जाते हैं और यह पूरा मतलब जैसे पहले तक राज्य स्तर से उसको चुना जाता था, जितने राज्य है और जहां जहां जिस पार्टी की सरकार है वो अपने स्तर से करती थी। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें पूरे कह सकते हैं पूरे अमेरिका में उस पार्टी के कह सकते जितने भी कह सकते संगठन है, जितने भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से
ये कॉकस सिस्टम का चुनाव होता है। इसमें क्या होता है ना, पार्टी के समर्थक कहीं पर एक बड़े से मैदान में या कहीं जो भी बड़ा सा पैलेस है वहां पर वो इकट्ठे होते हैं, आपस में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होता है और जो उम्मीदवार है ना वो वहां पर कर सकते हैं, एक प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। एक पार्टी से अगर 5 उम्मीदवार हैं तो पांचों अपने अपनी बातों को कहाँ रखेंगे, तो टीवी डिबेट होता है ना, टीवी डिबेट होता है, टीवी डिबेट में रखते हैं या अपने समर्थकों के बीच वो वहां पर स्पीच भी दे सकते हैं, अपने समर्थकों के बीच अपना स्पीच दे सकते हैं, ताकि मान लो जो भी कैंडिडेट जीतने हैं अपने 4 से 5 लोग अगर एक पार्टी के तो उनमें वो श्रेष्ठ बन सके। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है ना, कोई गुप्त मतदान नहीं होता है, इसमें सीधा सारा हाथ खड़े करके एक उम्मीदवार को समर्थन दे दिया जाता है। मान हाथ खड़ा कर दिया, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उसमें हाथ खड़ा कर दिया, हम डोनाल्ड ट्रंप को चुनते हैं रिपब्लिक की तरफ से, किसी ने और किसी का नाम ले लिया, तो जिसमें जिसका बहुमत होता है उसको पार्टी से यहाँ पर आगे बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राइमरी और कॉकस सिस्टम को आप देख लिए, इसमें एक प्रश्न कर सकते हैं पार्टी से जंग जीतना हुआ, यहाँ पर ओरिजिनल राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआत नहीं हुआ है। हमारे देश में क्या होता है, अगला चुनाव में पीएम के लिए नरेंद्र मोदी कैंडिडेट होंगे, बीजेपी से घोषित है ना, पब्लिक को भी पता है, और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी घोषित है, ये पब्लिक को भी पता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर डोनाल्ड ट्रंप कैंडिडेट बने तो बहुत सारे उसको पापड़ बेलने पड़े, है ना, अपने पार्टी में उन्होंने जंग को जीता, या कमला हैरिस बनी तो उनको बहुत सारा जंग जीतना पड़ा। पहले यहाँ पे जो बाइडेन उम्मीदवार थे आपका डेमोक्रेटिक से, लेकिन जो बाइडेन यहीं पर हार गए, जो बाइडेन यहीं पर हार गए। जो बाइडेन पहले तो कहते हम चुनाव में शामिल होंगे ही होंगे, उनका जीत था, लेकिन वो प्राइमरी और कॉकस में ही उनका कह सकते कि बत्ती गुल हो गया। वो जिस प्रकार बातों को भूल रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, उम्र का प्रभाव उस पर दिख रहा था, तो इसी समय वो हार गए। ठीक है, तो कमला हैरिस को उन्होंने आगे किया, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति भी थी। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि डिबेट होता है, इसके बाद क्या होता है, पार्टी ये जो डिबेट होता है अपने कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी मेंबर के बीच ये जो डिबेट होता है, और ये जो डिबेट होता है पार्टी मेंबर के बीच, और उसमें अपने आप को सभी कैंडिडेट्स के बीच अपने आप को श्रेष्ठ करने की चुनौती होती है। 2 प्रकार के टीवी डिबेट होते हैं। पहला तो दोनों अपने अपने पार्टी से आगे निकले, अब दोनों उम्मीदवार, मान ले डोनाल्ड ट्रंप आपके किस पार्टी से थे, रिपब्लिक से, और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक से, तो दोनों अपने अपने पार्टी का उम्मीदवार आधिकारिक रूप से जब घोषित हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, आपका कन्वेंशन होता है, जो दूसरा स्टेज था आपका। जब कन्वेंशन होता है वो अपने कन्वेंशन में क्या करते हैं, कन्वेंशन का जो कर सकते मीटिंग होता है, उसको कन्वेंशन सम्मेलन होता है, वहां पे ऑफिशियली दोनों कैंडिडेट घोषणा कर देते हैं, अलग अलग पार्टियां अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देती है। इसके बाद फिर एक स्पीच होता है, प्रेसिडेंशियल स्पीच, और इस स्पीच को वहां के जो न्यूज चैनल है ना उसको लाइव टेलीकास्ट करते हैं, ताकि वहां का जो लोग है ना, वहां की जनता है, वो देख सके विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो, पब्लिक के लिए कोई योजना की बात हो, उस पर वो दोनों के विचारों को देखते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट यहाँ पर होता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हो जाता है उसके बाद क्या होता है ना, अब जो अंतिम स्टेज पे हम लोग पहुंच जाता है, चौथे स्टेज पे। ठीक है, आप पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लें, जो 4 स्टेप हम लोग कहां तक पहुंच गए उसको आप देख लें एक बार। ठीक है, पहला था आपका प्राइमरी और कॉकस, ये आपका हो गया, पार्टी स्तर से कंप्लीट हो गया, प्राइमरी और कॉकस पार्टी स्तर से कंप्लीट। दूसरा मैंने कहा अलग अलग जो दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जब आगे बढ़ाती है उसके लिए नेशनल कन्वेंशन होता है, नेशनल कन्वेंशन में आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाती है, और इसी के बाद प्रेसिडेंशियल, उसी के बाद प्रेसिडेंशियल क्या होता है, प्रेसिडेंशियल जो डिबेट होता है टीवी पे, प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, उसमें दोनों के उम्मीदवार भाग लेते हैं, है ना, कमला हैरिस ने भी भाग लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने भाग लिया। तो इसमें स्पीच को पूरे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, अलग अलग चैनलों पे उनको जाना पड़ता है, आज इस चैनल पे कल उस चैनल पे, और पूरी दुनिया सुनती है उनके डिबेट को। ठीक है, अमेरिका वासी तो सुनते ही है, पूरी दुनिया सुनती है और देखते हैं इनके क्या विचार है ना। जिस प्रकार के प्रचार हम लोग करते हैं चुनाव में यहाँ पर, वो उसको प्रचार का ही हिस्सा मान लें। और तीसरा है आपका जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, इंडिया में आपका 1 नेशन 1 इलेक्शन हो रहा है ना। अभी जैसे यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव में हमने क्या देखा, लोकसभा चुनाव में सभी राज्यों में चुनाव हुए। जैसे मान लीजिए हमें झारखंड है, झारखंड में कितनी सीटें हैं, 14 सीटें हैं। ठीक है, अब यूपी में कितनी सीटें हैं,
यूपी में आपका लोकसभा का 81 सीट है, लोकसभा में 81 सबसे ज्यादा सीट है यहाँ पर यूपी में। तो इसी प्रकार वहां सब प्रत्येक राज्य का वहां पर कोटा है, प्रत्येक राज्य का वहां पर कोटा है। जिस प्रकार यहाँ पे लोकसभा की सीटें 81 है, उसी प्रकार हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अमेरिका में क्या बोलेंगे ना कि झारखंड को 14 इलेक्टोरल कॉलेज है। झारखंड का कितना इलेक्टोरल कॉलेज है? 14। यूपी का कितना है? 81। तो यही होता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में वहां की पब्लिक भाग लेती है और किसको चुनती है? इलेक्टोरल को चुनती है, जिसको आप समझिए यहाँ के भाषा में उसको हम लोग एमपी कर सकते हैं, है ना। एमपी को चुनती है। इसी को तीसरा स्टेप कहता है जनरल इलेक्शन। इसमें वो इलेक्टोरल को चुनती है और कितने इलेक्टोरल होते हैं उन सभी पे बात करेंगे। और जो फिर इलेक्टोरल होते हैं वो फिर इलेक्टोरल वो क्या करते हैं ना, वो फिर अपने कर सकते हैं प्रेसिडेंट को चुनती है। जिस प्रकार भारत में लोकसभा के सभी एमपी मिलते हैं हमारे संसद में, हमारे संसद जो कि अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है, तो अमेरिकी कांग्रेस में वो मिलते हैं और फिर आपस में वो इलेक्टोरल क्या करते हैं, अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। जिस प्रकार भारत में ये मिलकर भारत के प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो मिलकर प्रेसिडेंट चुनते हैं। यानी थर्ड और फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल्स में। तीसरा और चौथा दोनों मिला हुआ चीज है ना, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप मिला हुआ है। तब हम लोग उस पर जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट हो गया। इसके बाद आपका क्या होगा? जनरल इलेक्शन होगा। जनरल इलेक्शन में अलग अलग जो वहां पे प्रांत है, टोटल कितने स्टेट है वहां पे? 50 स्टेट है। तो 50 स्टेट में टोटल आपका 538 इलेक्टोरल वोट्स है। जैसे इंडिया में कितना है? 544 लोकसभा में, तो यहां पर कितना है? 538 है यहां पर। तो 538 में से आपको अगर बहुमत चाहिए तो 270 सीटें चाहिए। 270 इलेक्टोरल कैंडिडेट जो होंगे वो वोट जिनको दे देंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। तो अलग अलग राज्यों का जो 50 राज्य वहां पे 50 स्टेट 50 स्टेट्स है, सबका कोटा है ना। किसी को देखिए 55 मिला हुआ है ना, किसी को 4, किसी को 12, किसी को 10, किसी को 18, सबको अलग अलग कोटा है। जिस प्रकार भारत में अलग अलग कोटा है, तो वहां भी अलग अलग कोटा मिला है। फिर यहाँ पे जनरल इलेक्शन इसी को कहते हैं। जनरल इलेक्शन में वहां की पब्लिक भाग लेती है और इलेक्टोरल कॉलेज को का चयन करते हैं वो, ठीक है। इन द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम ईच स्टेट गेट्स ए सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टर्स बेस्ड ऑन इट्स रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस। और प्रत्येक स्टेट को अपना वहां इलेक्टोरल कॉलेज का आवंटन हुआ है उनकी जनसंख्या के आधार पर, वहां पे उनके पॉपुलेशन के आधार पर। जिस प्रकार यूपी में सबसे ज्यादा, सिंपल सा यूपी का इलेक्टोरल सबसे ज्यादा है। अगर अमेरिका के भाषा में बात करें, ये इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज किसका है? यूपी का है, ठीक है। तो यूपी का वैल्यू बढ़ जाएगा, जो यूपी को जीत लेता है सरकार उसकी बन जाती है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीजें हैं। पहले जनरल इलेक्शन में ये सभी चयनित होते हैं और फिर ये लोग वोट करते हैं आपका राष्ट्रपति के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए। और इसी में कितना चाहिए आपको? 270 लोग जिसको वोट कर देंगे, 270 इलेक्टोरल जिसको मिल जाएगा, तो उनकी सरकार वहां पे, वो प्रेसिडेंट वहां पे बन जाएंगे। तो अभी आपका जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको 277 मिल गया है। कितना मिल गया? 277। यानी वो उसकी सरकार बन जाएगी, ट्रंप की सरकार फिर से बनेगी, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। यानी पूरी प्रक्रिया ये है। और यहाँ पर अभी आप सुनते होंगे ना, जो अभी ये काउंटिंग चल ही रहा था, लेकिन जो 7 स्विंग स्टेट है उनका आप न्यूज में देखते होंगे। स्विंग स्टेट में आज होगा, कर सकते हो वहां वोटिंग। स्विंग स्टेट आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे आपको पता होगा कि जहीर खान की गेंद काफी स्विंग करती है, या भुवनेश्वर कुमार का गेंद काफी स्विंग कर रही है। स्विंग मतलब क्या होता है कि बिल्कुल दिशा को बदल देना। यानी वहां 7 स्टेट ऐसे हैं, 7 स्टेट जिनको कहते हैं स्विंग स्टेट। यानी वहां पे इलेक्टोरल जो उनका वोटर्स है वो ज्यादा है, इलेक्टोरल ज्यादा है, तो यानी वो चुनाव को स्विंग कर देते हैं। बड़े बड़े स्टेट की बात करें, इसका मतलब बड़े स्टेट, जैसे भारत का अगर स्विंग स्टेट बोला जाएगा किसको बोलेंगे? यूपी एक नंबर पे रहेगा, फिर आपका बिहार रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा। तो उसी प्रकार वहां 7 स्टेट ऐसे है ना, अगर आपने इन 7 स्टेट को जीत लिया तो समझिए आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे।
बाद बाकी को 7 है, 8 है, 10 है, इनको 40 है, किसी को 50 मतलब 50 है। इस प्रकार के आवंटन है ये 7 स्टेट को। कौन है आपका? विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, एरिजोना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना। ये ऐसे वहां पे स्टेट है ना जिसको वहां पे स्विंग स्टेट कहा जाता है, 7 स्विंग स्टेट कहा जाता है। तो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ क्या प्रोसेस था उसको तो देखा। अब हम लोग ये बात करेंगे इससे दुनिया में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, मैंने अपने टॉपिक में डाला है कि भारत पर क्या असर रहेगा। तो देखिए आपको बताते चले, ये अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं ना तो भारत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी पिछला जो डेमोक्रेटिक की सरकार थी ना आपका जो बाइडेन का, भारत से उस प्रकार का प्रगाढ़ संबंध नहीं स्थापित हो पाया था जिस प्रकार पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का था, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच था। एक्चुअली पिछले चुनाव में आपको पता होगा जब राष्ट्रपति का चुनाव था, मोदी जी अमेरिका में गए थे, उन्होंने वहां पर एक नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसको लेकर नहीं होता कि थोड़ा मोदी जी के प्रति उन लोगों का रवैया थोड़ा अलग हो गया था। तो इसके कारण जो डेमोक्रेटिक थे, देखिए इंडिया ऐसा कंट्री बन चुका पूरे वर्ल्ड में, इंडिया इस प्रकार का कंट्री बन चुका है, इंडिया को कोई इग्नोर तो कर ही नहीं सकता है। इंडिया को इग्नोर करना असंभव आज की डेट में। तो इग्नोर तो अमेरिका ने नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार का रिलेशन था वैसा रिलेशन फिलहाल अभी 5 सालों में नहीं था। ठीक है, जो बाइडेन और मोदी जी के बीच उस प्रकार का कह सकते बॉन्डिंग नहीं बन पाया। अभी हाल ही में देखे होंगे जब वो इंट्रोडक्शन कर रहे थे एक कार्यक्रम में तो मोदी जी का नाम ही भूल गए थे। तो यानी किस प्रकार का कह सकते कि दूरियां थी, रिश्ते में दूरियां थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी चुनाव प्रचार के समय हो या तो वैसे भी जब सरकार में नहीं थे, वो मोदी जी के बहुत सारे नीतियों को अपने यहाँ लागू करना चाहते थे। मोदी जी को बोलते माय फ्रेंड मोदी, यानी दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध अच्छा है। और जी हाँ, भारत के दृष्टिकोण से इसको अच्छा मानेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। और वर्ल्ड में क्या होना है ना आपको बता देते हैं। वर्ल्ड में जो सबसे बुरा हाल होगा ना, अभी सबसे जो बुरा हाल होने वाला है वो यूक्रेन का होने वाला है, क्योंकि ये हमेशा से इसका चुनाव प्रचार के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा जो अमेरिका के द्वारा काफी ज्यादा वेपन्स दिए जा रहे थे यूक्रेन को, पैसे से मदद की करते थे, उसके ये खिलाफ थे कि अमेरिका का आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका को इतना मदद नहीं करना चाहिए यूक्रेन को। और उसका इनका रूस से भी जो व्लादिमीर पुतिन है उनसे भी गुडविल अच्छा रिलेशन रहा है, उनसे रिलेशन इनका अच्छा रहा है। जब अभी सरकार में नहीं थे तो इनका पुतिन से बातचीत भी होता था। यानी अब दिक्कत होने लगा यूक्रेन को। और आने वाला समय आप देख लीजिएगा, आने वाला 4 से 5 महीने में यूक्रेन हार जाएगा और यूक्रेन का बुरा हाल करेगा रसिया, और उसमें अमेरिका का हिडन सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये सबसे बुरा हाल। दूसरा, वर्ल्ड में जिस प्रकार का वॉर चल रहा है ना अभी, उस वॉर में भी आपका जो ईरान वाला मैटर है, इजराइल वाला मैटर है, वहां पर भी कुछ कह सकते हैं, अभी कहा नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप का उस मैटर पे ज्यादा इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इसका ये कहना था सिर्फ कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड वार को रोकना है, थर्ड वर्ल्ड वार को होने से रोकना है। यानी ये वहां के युद्ध को रुकवाने के प्रयास में रहेंगे। अब उस युद्ध को भी रुकवाने का प्रयास में रहेंगे और यूक्रेन वॉर भी वो रुकवाने के प्रयास में रहेंगे। लेकिन यूक्रेन वॉर में आपको पता है इन्होंने कहा है कि हम खर्च में कटौती कर देंगे, वेपन्स नहीं देंगे, आर्थिक मदद नहीं करेंगे, तो यूक्रेन का हार होना तय है। इजराइल वाला मैटर ये है कि इजराइल अमेरिका पे डिपेंड नहीं है, इजराइल अमेरिका से कुछ मांग नहीं रहा है, इजराइल खुद ही सक्षम है युद्ध करने के लिए। और ये तो अमेरिका के पैसे से, अमेरिका के वेपन से यूक्रेन युद्ध कर रहा है रसिया से, वो सब बंद हो जाएगा, यानी यूक्रेन की हार तय है। इजराइल वाला मैटर में क्या होगा, उसको शांत करने का प्रयास किया जाएगा ताकि ये वॉर खत्म हो जाए। कुल मिलाकर देखा जाए, अमेरिका फर्स्ट इनकी नीति है, तो अमेरिका के लिए भी इनकी सरकार मानी जाएगी कि अच्छी सरकार है। इनका भी राष्ट्रवाद पे फोकस रहता है, अमेरिकी जनता के लिए भी अच्छी सरकार है, भारत के दृष्टिकोण से भी अच्छी सरकार बनेगी। और एक प्रकार से कह सकते हैं वर्ल्ड में जो इस प्रकार के वॉर चल रहे हैं उस वॉर में भी स्थिरता आएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये बिग सेशन था आप सभी के लिए। और हमारा जो सेशन है ना, आप हमारे प्ले लिस्ट में अगर देखना चाहते हैं सेशन को, अगर आप, तो हमारे सेशन का नाम है प्ले लिस्ट में, ये आपको मिल जाएगा DND। जब भी टाइम मिलता है हम लोग DND पर, यानी DND क्या हो गया, डेली न्यूज डिस्कशन, DND नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको इस प्रकार का बहुत सारा करंट सेशन मिल जाएगा जहां पे हमने वीडियो बनाकर डाली है। DND डेली न्यूज डिस्कशन, ये हमने प्रॉमिस किया था कि आपको एवरीडे क्लासेस देंगे, लेकिन थोड़ा व्यस्तता की वजह से
मैं एवरीडे क्लासेस नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन रेगुलर जब कोई बड़ा अपडेट आता है, बड़ा न्यूज आता है, मैं वहां पे वीडियो बनाकर आपको डाल देता हूं। आप देखें और देश दुनिया के ताजा हालात को से रूबरू हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।